हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा एवं महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य से जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो जितने भी नए लोग मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मौर्य पूर्व काल के 16 महाजनपदों में सूचीबद्ध नहीं था? कुरु, वत्स, गांधार और कलिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग। तो दरअसल हुआ क्या कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के इस्तेमाल से, सबसे बड़ा कि लोहे के इस्तेमाल से, लोहे के प्रयोग से कृषि एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया तथा कृषि के विकास से काबाइली जीवन जो था आर्यों का, वह अस्थायी निवास में परिवर्तित हो गया, जिससे क्षेत्रीय भावनाएं जागृत हुई। क्षेत्रीय भावनाएं जिससे क्षेत्रीय भावनाएं जागृत हुई क्षेत्रीय भावनाएं जागृत होने लगी और धीरे धीरे यह जो था वह जनपद और फिर बाद में महाजनपद में परिवर्तित हो गया, महाजनपदों में परिवर्तित हो गया। और इसे ही द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी जाती है। द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी जाती है। यह संज्ञा देने वाले व्यक्ति का नाम था गार्डन चाइल्ड। और प्रथम नगरीकरण की बात की जाए तो वह सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीकरण कहा था। तो जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी ने निभाई थी महाजनपदों के बनने में, तो वह था लोहे का प्रयोग। और कुल 16 जनपदों की जो बात की जाती है वो हमें किस ग्रंथ में मिलती है? तो वह हमें अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में देखने को मिलता है। भगवती सूत्र, यह जो है जैन पुस्तक थी और यह जो है बौद्ध पुस्तक। इसी काल में हमारे आहत सिक्कों का प्रारंभ हो गया। आहत सिक्कों का जो प्रारंभ है इसी काल में प्रारंभ हुआ। और इस काल के बर्तनों की विशेषता यह थी कि इसे उत्तरी काले चमकीले मृदभांड कहा गया, जिसे हम NBPW भी कहते हैं। अगर हम कुल 16 महाजनपदों में से बात करें, 16 महाजनपदों में से बात करें तो 14 जो थे वह राजतंत्रात्मक थे और 2 जो है वह गणतंत्रात्मक थे। और जो यह 2 थे वह आपके वज्जी एवं मल्ल थे। आइए धीरे धीरे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और साथ में देखते जाएंगे और जो फैक्ट मिलेंगे हमें। उत्तर प्रदेश के वर्तमान क्षेत्र में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह 8। अगर उनके नाम की बात करें हम तो एक था काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, वही दूसरा था वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, तीसरा था आपको कौशल, इसकी 2 राजधानियां थीं, उत्तरी कौशल की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती, वहीं जहाँ बुद्ध सबसे ज़्यादा अपने जीवन काल में रहे थे। और दक्षिणी कौशल की बात की जाए तो इसका था कुशावती। एक था मल्ल, जिसकी राजधानी थी कुशीनारा एवं पावा। अगला था हमारा पांचाल, जिसकी राजधानी थी अहिछत्र, और इसकी भी 2 राजधानियां थी। यह जो था उत्तरी पांचाल का था और दक्षिणी पांचाल की बात की जाए तो उसकी राजधानी थी काम्पिल्य।
काम्पिल्य जो कि दक्षिणी पांचाल था, दक्षिणी पांचाल। अगला था हमारा सूरसेन, सूरसेन जिसकी राजधानी थी मथुरा, मथुरा। आज का जो ब्रजमंडल क्षेत्र है वो सूरसेन कहलाता था। सातवें की बात की जाए तो वह था कुरु, कुरु जिसकी राजधानी थी हस्तिनापुर, हस्तिनापुर। वहीं अगर अगले की बात की जाए तो वह था चेदी, चेदी जो आज का इसकी राजधानी थी सुक्तिमती, सुक्तिमती। और जो आज का ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र जो है। तो इस प्रकार हमारे पास कुल 8 महाजनपद थे। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, अभी अभी मैंने बताया कि आपको अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से, भगवती सूत्र से मिलता है। भगवती सूत्र जो था वह जैन पुस्तक था और अंगुत्तर निकाय जो था वो बौद्ध पुस्तक था, बौद्ध पुस्तक था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे जहां शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था। सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे। महाजनपदों द्वारा कोई सेना नहीं रखी जाती थी। वही आखिरी था, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया, जो कि हमसे उसने सही है पूछा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने 4 महाजनपद है और उनकी राजधानियाँ हैं, हमें मिलान करना है। क्योंकि मिलान करने को खड़ा खड़ा ना दे करके हम ऐसे बन गया है, तो आइए इसको हम मिलाते हैं। मत्स्य की राजधानी जो थी वो विराटनगर थी। आइए पहले हम 16 महाजनपद को देख लेते हैं तथा उनकी राजधानियों को भी देख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे पहले देखें हमारा था काशी, काशी जिसकी राजधानी थी वाराणसी, वाराणसी। दूसरी थी हमारी कौशल, कौशल जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती एवं कुशावती, कुशावती। उत्तरी और दक्षिणी में बटा हुआ था, हमें पता है, हमने अभी ऊपर देखा। अगला है हमारा अंग, अंग जिसकी राजधानी थी चंपा, चंपा जो आज के समय बंगाल का हिस्सा है। उसके बाद आता है हमारा मगध, मगध जिसकी राजधानी थी राजगृह, राजगृह। फिर आपका आता है वत्स, वत्स जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी, कौशाम्बी। अभी है वज्जी, वज्जी जिसकी राजधानी थी वैशाली, वैशाली एवं मिथिला भी, एवं मिथिला भी। अगला है हमारा मल्ल, मल्ल जिसकी राजधानी थी कुशीनारा, कुशीनारा या फिर पावा, पावा। अगली थी हमारी अवंती, अवंती, अवंती 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी एवं दक्षिणी। उत्तरी अवंती, उत्तरी की राजधानी थी आपकी उज्जैनी और दक्षिणी की राजधानी थी, दक्षिणी की राजधानी थी माहिष्मती, माहिष्मती। वहीं अगले महाजनपद की बात करें तो हमारा है चेदी, चेदी जिसकी राजधानी थी सुक्तिमती, सुक्तिमती। अगले की बात करते हैं तो अश्मक, अश्मक जिसकी राजधानी थी पोटन, पोटन। अगला है हमारा कुरु, कुरु जिसकी राजधानी थी हस्तिनापुर। अगली थी हमारी पांचाल, पांचाल जिसकी राजधानी थी अहिछत्र, अहिछत्र। वहीं अगली की बात की जाए तो मत्स्य, मत्स्य जिसकी राजधानी थी विराटनगर या पैठन, विराटनगर या पैठन, पैठन। अगली है सूरसेन, सूरसेन जिसकी राजधानी थी मथुरा, मथुरा। फिर गांधार, गांधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, तक्षशिला। व अंतिम हमारी कंबोज, कंबोज जिसकी राजधानी है हाटक या
राजपुर, हाटक या राजपुर। तो कुल हमारी राजधानियों को देख लिया हमने। तो आइए अब मिलान करते हैं। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, ए का 3, ए का 3 हमारे पास इन दोनों में है। बी कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, दोनों ही है। कुरु कहाँ है? इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दोनों ही है। तो इसका बी का हो जाएगा हमारे पास 4, बी का हो जाएगा 4, दोनों में ही है। सूरसेन जिसकी राजधानी थी मथुरा, तो सी का 1, सी का 1, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंग चंपा, यह बिल्कुल सही है। कौशल अहिछत्र, यह गलत हो जाता है। वत्स कौशाम्बी सही है। मत्स्य विराटनगर सही है। कौशल की बात करें तो हमारे पास 2 राजधानियां मिलती हैं कौशल की। एक हमारे पास उत्तरी कौशल, उत्तरी कौशल जिसकी राजधानी थी हमारी श्रावस्ती, श्रावस्ती। वही दक्षिणी कौशल की बात की जाए, दक्षिणी कौशल की बात की जाए तो इसकी राजधानी थी कुशावती, कुशावती। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर से हमें मिलान करना है। कौशल, कौशल की राजधानी अभी हम लोग को देखा श्रावस्ती, ए का 2, ये इसमें से हम लोग को देखना है। चेदी, चेदी की राजधानी सुक्तिमती, बी का 1, बी का 1, तो हमारा यह सही हो जाएगा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, तो ये हमारा ये हो जाएगा। और मत्स्य का विराटनगर यह हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर से हमें मिलान, इसमें लगभग आपको मिलान करने वाले ज़्यादा मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। अश्मक, तो अश्मक की राजधानी थी पोतन, तो हमारा ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 एक ही में है। अवंती, अवंती की राजधानी माहिष्मती है, हमें पता ही है। कलिंग, कलिंग जो कि महाजनपद तो नहीं था लेकिन यहाँ उसने दिया हुआ है, तो कलिंग हमारा दंतपुर हो जाता है। और सौवीर जो है वो रुरुक हो जाता है। ये दोनों ही महाजनपद के हिस्से नहीं थे। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिच्छत्र में थी। जैसे हमें पता है कि पांचाल 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी, उत्तरी पांचाल व दक्षिणी पांचाल, दक्षिणी पांचाल। अगर राजधानी की बात करें तो यह उत्तरी पांचाल का था अहिच्छत्र, अहिच्छत्र। वहीं दक्षिणी पांचाल की बात की जाए तो वह था काम्पिल्य। मथुरा जो राजधानी थी वो सूरसेन की थी, सूरसेन की थी। इंद्रप्रस्थ जो राजधानी थी वो कुरु की थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। और कुरु की एक और राजधानी थी जो थी हस्तिनापुर, हस्तिनापुर जो कि ऊपर लिखा ही हुआ है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस आधुनिक अंचल से प्राचीन पांचाल की पहचान की जा सकती है? तो आज का जो है वो रुहेलखंड जो क्षेत्र है उसकी पहचान हम लोग पांचाल से करते हैं। इसमें वो वाला इलाका जो आता है जिसमें आप बिजनौर, बिजनौर, अमरोहा, अमरोहा, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, ये जो ऊपर वाले उत्तर वाले इलाके हैं जो उत्तर प्रदेश में, वह रुहेलखंड में आते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर से हमें मिलान करना है और यहाँ पर अब राजाओं के नाम दिए हुए हैं। प्रद्योत, उदयन, प्रसेनजीत और आजात शत्रु। आजात शत्रु हमें पता है कि मगध का शासक था, वो मगध का शासक था। और उदयन पता है जो कि वत्स का शासक था, वत्स का शासक था। चंड प्रद्योत जो कि अवंती का शासक था, अवंती का शासक था। और प्रसेनजीत जो है वह कौशल का शासक था, कौशल का शासक था। चंद प्रद्योत की पुत्री से ही उदयन ने प्रेम किया था, जिस कारण स्वप्नवास दत्ता पुस्तक लिखी गई थी। स्वप्नवास दत्ता पुस्तक लिखी थी जो महाकवि भास ने लिखी थी, भास ने लिखी थी। तो ए का 2, ए का 2 इसी में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पांचाल, रुहेलखंड बिल्कुल सही है। गांधार, पेशावर, यह भी ठीक है। चेदी, बुंदेलखंड, यह भी ठीक है। कुरुक्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, यह गलत हो जाता है। जो कुरुक्षेत्र था वह हिमाचल प्रदेश न होकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो कि आज के मेरठ वाला इलाका, जो मेरठ, गाजियाबाद,
अलीगढ़ मथुरा वाला जो इलाका है वह। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है? शाक्य कपिलवस्तु तो बिल्कुल सही है। शाक्य जो था गौतम वंश का वंश था, गौतम बुद्ध का वंश था, और ये कपिलवस्तु में पैदा हुए थे, तो शाक्य कपिलवस्तु बिल्कुल सही है। कोली ग्राम राम ग्राम के कोली, यह भी सही है। कलामे के अल्लकप्प और मल्ल के कुशिनारा, यह भी सही है, लेकिन कलामे के अल्लकप्प नहीं थे, ये वैसे कलाम है, केवल कलाम अल्लकप्प। और जो अल्लकप्प जहाँ के रहने वाले थे वो बुली थे, बुली। मैंने आपको जब बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था, उनमें इन सभी के नाम आते हैं, जो कि अल्लकप्प का बुली भी एक था, जिसने एक भाग बुद्ध का ले जा करके अपने यहाँ स्तूप बनवाया था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 राजाओं में से किन दो के महावीर वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ समान मैत्रीपूर्ण संबंध थे? तो अगर हम बुद्ध और महावीर स्वामी की बात करें तो दोनों मगध में रहते थे, मगध में रहे हैं, मगध में रहे हैं। जबकि बुद्ध जो थे वह अपना अधिकतम समय श्रावस्ती में बिताया था, लेकिन इनके जो चैत्य एवं विहार जो थे वो मगध में अधिकतम थे। तो मगध के जो राजा रहे होंगे उनके साथ दोनों के मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। तो मगध के बिंबिसार और मगध के अजातशत्रु। कौशल के प्रसेनजीत जो थे वह बुद्ध के साथ अपना रिश्ता जोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसमें असफल है, लेकिन उनके मित्र बन करके जरूर रहे थे। इसीलिए आप मध्यम निकाय में देखते हैं कि मध्यम निकाय में लिखा गया है कि प्रसेनजीत एक बार कहते हैं कि बुद्ध भी 80 साल के हैं, मैं भी 80 साल का हूँ, बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूँ। तो बुद्ध के साथ इनके मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, लेकिन दोनों के साथ अगर बात की जाए तो बिंबिसार और अजातशत्रु ही थे जिनके दोनों के साथ उनके संबंध अच्छे थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1 और 4। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगर वही अवंती की बात की जाए, अवंती की, तो बुद्ध कभी वहाँ खुद नहीं गए थे, वहाँ इन्होंने महाकच्छायन को भेजा था। तो इस तरह हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो अगर सर्वाधिक शक्तिशाली महानगरों की बात की तो 4 ही थे जो सर्वाधिक शक्तिशाली थे। एक था आपका मगध, दूसरा था आपका कौशल, तीसरा वत्स, और चौथा जो था वह अवंती। और इन चारों में जो सबसे शक्तिशाली था वह था आपका मगध। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काशी महाजनपद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो काशी महाजनपद जो था वह सूती व रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। इसे जब आप हिंदी पढ़ते होंगे तो रेशमी वस्त्र को कौशेय भी कहते हैं, कौशेय, यानी काशी का जो है बना हुआ उसे कौशेय वस्त्र भी कहते थे। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? और ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है लगातार, तो इसके लिए जानना था कि यह अर्धचंद्राकार था, अर्धचंद्राकार। जो प्राचीन श्रावस्ती थी वह भगवान राम के पुत्र लव की राजधानी थी। और आप आज के समय अगर कोई इस जगह को देखना चाहता है तो गोंडा और श्रावस्ती वाला जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में यह क्षेत्र श्रावस्ती बसता था। और वहाँ एक जगह है सहेत महत, जो कि एक बिहार था जहाँ पे बौद्ध भिक्षु या बौद्ध संबंधी लोग रहा करते थे। सहेत में आज के समय यह खंडहर है, लेकिन सहेत महत में ही बहुत सारे बिहार थे जो बुद्ध को दान मिले थे। जैसे जेतवन बिहार जो था यह सहेत महत में ही था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदयन और वासदत्ता की दंत कथा संबंधित, अभी ऊपर बताया मैंने कि कौशाम्बी के राजा थे उदयन, और जो वासदत्ता यह अवंती नरेश चंड प्रद्योत की पुत्री थी, जिनसे उदयन प्रेम करते थे और उनको भगा ले आए थे। तो यह कहानी किसने लिखी थी? तो महाकवि
भास ने इसको लिखा है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था वह था अवंतिका। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न जनपदों में से छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा गणतंत्र था? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात की तो आपको हमने 16 महाजनपद के नाम बताए थे। तो उनमें से कौन सा गणतंत्र था? तो मैंने आपको गणतंत्र के बारे में बताया कि दो गणतंत्र थे। एक था हमारा वज्जी वज्जी जिसकी राजधानी थी वैशाली वैशाली और दूसरा था हमारा मल्ल मल्ल जिसकी राजधानी थी पावापुरी पावा या फिर कुशीनारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वज्जी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। निम्नलिखित महाजनपदों में से गण संघ को पहचानिए। तो हमें गणतंत्र को इसमें पहचानना है जो कि मैंने आपको अभी जस्ट ऊपर बताया। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा हमारा वज्जी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। प्राचीन पुष्कलावती का समीकरण किसके साथ किया गया है? तो इसका सही उत्तर रहेगा चार सद्दा नहीं है, यह चार सद्दा है। चार सद्धा द और ध है, चार सद्दा इसका सही उत्तर है। और यह पेशावर में स्थित है, पेशावर में स्थित है जो कि कंबोज प्रांत में पड़ता था। कंबोज जो महाजनपद था उसमें पड़ता था। और यह जो है वह स्वात व काबुल नदियों के संगम पर था। स्वात व काबुल नदी के संगम पर था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में अच्छे घोड़ों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंबोज। अभी ऊपर हम लोगों ने कंबोज के बारे में देखा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंबोज। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माहिष्मती नगर किस महाजनपद में स्थित है? तो अभी अभी हम लोग ऊपर देखा कि अवंती की दक्षिणी अवंती की राजधानी थी। दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी वो माहिष्मती थी और उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रप्रदोत किस प्राचीन राज्य के राजा थे? अभी इसको हमने देखा, चंद्रप्रदोत अवंती के राजा थे। वहीं अगर हम काशी की बात करें तो काशी जो था वह कौशल राज्य में पड़ता था। कौशल जो राज्य है उसी के अंतर्गत आ जाता। अंग की बात करें तो अंग की राजधानी चंपा थी, चंपा। और यहाँ का जो राजा था वह दधिवाहन था, दधिवाहन। और इन्हीं की पुत्री थी चंदना, पुत्री चंदना जो कि महावीर स्वामी की शिष्या बनती हैं। महावीर स्वामी की शिष्या बनती हैं। वज्जी की बात की तो वज्जी की राजधानी जो थी वह वैशाली थी, वैशाली। और ये जो गणतंत्र था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अश्मक महाजनपद का मुख्य नगर कौन था? अश्मक तो हम लोगों ने ऊपर देखा था कि अश्मक की जो राजधानी थी वो थी पोटन या पोतन। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक महाजनपद था। तो दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद था जो था हमारा अश्मक, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है। तो जो मत्स्य महाजनपद था वह राजस्थान में स्थित था और इसकी जो राजधानी थी उसका नाम विराटनगर था, विराटनगर। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी। तो हमें पता है कि इसकी हमने ऊपर बताया था आपको कि ये चेदी की राजधानी थी। और चेदी जो है वह आज का बुंदेलखंड वाला इलाका है, बुंदेलखंड वाला इलाका जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में कुल 8 ऐसे महाजनपद हैं जो पड़ते थे। और उनके नाम की बात की जाए तो कौशल, काशी, वत्स, सूरसेन, कुरु, पांचाल, चेदी, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 एक कौन सा बच गया? चेदी, सूरसेन हो गया हमारा, पांचाल हो गया, वत्स हो गया, सॉरी मल्ल। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चेदी जनपद की राजधानी क्या थी? तो अभी अभी हम लोग को देखा चेदी जनपद की राजधानी तो सुक्तिमती थी। और ये कौन सा इलाका है? तो हमारा बुंदेलखंड वाला इलाका है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो जो तक्षशिला वो आज के हमें पता है कि वो पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित। 1947 के बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान में जा चुका है।
और पाकिस्तान में भी वो उत्तरी पाकिस्तान का हिस्सा था। और जो नदी पाकिस्तान के सबसे उत्तर से आती है, तो एक तो हमारे पास सिंधु है जो कि लद्दाख से होते हुए हमारा पीओके को पार करते हुए ऊपर से आती है, तो एक सिंधु है, दूसरा हमारे झेलम हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सिंधु और झेलम। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो विद्या और अध्ययन केंद्र था, ठीक है। वाणिज्य और व्यापार केंद्र था, बिल्कुल सही है। कला और शिल्प केंद्र था, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन सभी के लिए। वहाँ विद्या और अध्ययन केंद्र होता था। वहाँ जब मैंने पहली बार वैशाली की नगर वधु पढ़ा था, तो उसमें जितने भी लोग पढ़ लिख करके आते थे वो तक्षशिला से आते, चाहे युद्ध कला में प्रशिक्षित हों या फिर वैद्य हों, दवाई वाई बनाने में प्रशिक्षित हों, तो सभी लोग तक्षशिला से। तो वहाँ विद्या अध्ययन केंद्र भी था, वाणिज्य व्यापार केंद्र भी था, कला शिल्प का केंद्र भी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन सभी के लिए। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से सूरसेन की राजधानी थी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वहीं अगर वज्जी की बात की जाए तो वज्जी की वैशाली थी, वैशाली। वत्स की बात की जाए तो यह कौशाम्बी की थी, कौशाम्बी। वहीं काशी की बात की तो वाराणसी, वाराणसी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अभी हम लोगों को देखा था अंग के जो राजा थे वो दधिवाहन थे, दधिवाहन। और अजात शत्रु राजा बनने के बाद, अजात शत्रु जो है वह राजा बनने के बाद सबसे पहला आक्रमण जो है, आक्रमण वो अंग पर ही करता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वह तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा शामिल नहीं था? तो शाक्य बिल्कुल शामिल थे, लिच्छवी भी शामिल थे, ठीक है। लेकिन योद्धे जो था ये शामिल नहीं थे। योद्धे जो थे ये वॉरियर प्रवृत्ति के थे, वॉरियर प्रवृत्ति के थे, जो युद्ध लड़ते थे। और ये हरियाणा हरियाणा पंजाब क्षेत्र में पाए जाते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा योद्धे। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित से पहले के नहीं है। तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के जो पंच सिक्के नहीं है, इन सब में सिक्कों को पंचमार्क सिक्के कहा जाता था, पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। और इन सिक्कों पर कुछ ना कुछ चित्र बना था। जो सबसे प्रमुख चित्र बना था सूर्य का चित्र बना होता था। सूर्य के चित्र लगभग सभी पंचमार्क सिक्कों पर हमें देखने को मिलते हैं। और जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो मौर्यकालीन पंचमार्क सिक्के पाए जाते हैं, जो कि चांदी के होते हैं, चांदी के होते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अगर हम मगध की बात करें तो इसकी राजधानी थी राजगिरी, राजगिरी। और ये जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिससे इसकी सामरिक स्थिति बहुत मजबूत थी। सामरिक स्थिति बहुत मजबूत, सामरिक स्थिति यानी कि युद्ध करने के इलाकों में, कि जैसे कोई हमला नहीं कर पाता था इसके ऊपर जल्दी, क्योंकि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ऊपर से यहाँ पे जो संचार तंत्र था वो बहुत अच्छा था। यहाँ का क्षेत्र जो था वो उर्वर था, उर्वर था। लोहा का भंडार पाया जाता था। और यह पहला महाजनपद था जिसने साम्राज्यवादी नीति अपनाई थी, साम्राज्यवादी नीति अपनी। जो मैंने आपको बताया कि अजातशत्रु ने चंपा को अंग को कब्जा कर लिया था, जो वहाँ के राजा थे दधिवाहन, उनको हरा करके। और जो मगध का पहला साम्राज्य था वह था हर्यक वंश, जिसे हम लोग पितृहंता वंश भी नाम जानते हैं, पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। जिसकी स्थापना जो है वह बिंबिसार ने 544 से 492 ईसा में की थी। हालांकि इससे पहले भी एक वंश था, लेकिन उस वंश का जो नाम मिलता है हमें वो पौराणिक कथाओं में मिलता है, जिसका नाम था बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश। जिसमें आपको कुछ राजाओं के नाम सुनने को मिले, जैसे जरासंघ हो गया, बृहद्रथ हो गया, रिपुंजय हो गया। ये शासक जो थे वो बृहद्रथ वंश से संबंधित थे। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त होते हैं? तो कुम्हरार तो पहले हम जाना कि ये पटना में स्थित है, पटना में स्थित है। और यहाँ से हमें
मौर्य वंश के संबंधी जो जानकारियाँ मिलती हैं, मौर्य वंश से संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। जो मौर्य वंश का राजमहल था, जिसे राजप्रसाद कहा जाता था, प्रसादम जिसे कहा जाता था, वो पाटलिपुत्र से मिला, जो कि कुम्हरार में स्थित है। और राजप्रसादम जो इनका महल था, इसको मेगस्थनीज ने सूसा तथा एक बतना जो कि ग्रीस में जो राज्य थे, शहर थे सूसा और एक बतना, उनके महलों से भी ज़्यादा अच्छा महल राजप्रसादम को बताया है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्राचीनतम राजधानी थी, वो ऊपर मैंने आपको बताया कि वो थी राजगिरी, जो कि इसमें हमें दिखा नहीं, तो इसका सही उत्तर इनमें से कोई नहीं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो अभी राजगिरी या गिरिब्रज, जो कि बताया कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और आज के समय इसकी बात की जाए तो यह नालंदा जिले में पड़ता है, नालंदा जिले में पड़ता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका सही उत्तर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और अपने पुत्र उदयन के हाथों मारा गया। उदयन जो था, जब इसमें मात्रा हटा देते हैं, उदयन तो यह वत्स का राजा था, जिसके ऊपर स्वप्न वासुदत्ता किताब लिखी गई है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु जो कि हर्यंक वंश का था, इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि इस वंश के जो शासक थे, वो अधिकतर अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी को प्राप्त किया है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शेष अन्य 3 के बाद तक जीवित रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था, वो बिंबिसार का पुत्र था, इसका पुत्र था, जिसने बिंबिसार को तो देखा ही। गौतम बुद्ध इसी के शासनकाल में मरे हैं, तो उसने गौतम बुद्ध को भी देखा, ये भी जीवित है, ये भी। और गौतम बुद्ध के समय ही देवदत्त भी था, तो देवदत्त जो कि गौतम बुद्ध के जीते जी ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था, और अजातशत्रु ने उसे भी देखा। तो अगर हम टेक्निकली इस प्रश्न को देखें, तो बिंबिसार, देवदत्त और गौतम बुद्ध जो है वह अजातशत्रु के समय तक जीवित रहे। तो यह तीनों में से सबसे अलग यही है। और यह जो प्रश्न है, यूपी पीसीएस प्री के 2005 में पूछा गया था, प्री 2005 में पूछा गया था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पाटलीग्राम की अंतःशक्ति को पहचाना, जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ? तो जो सबसे पहले उसकी शक्ति को पहचाना था, वह शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने उस क्षेत्र की अवस्थिति को पहचाना था, लेकिन कभी वहाँ पर उसने कोई किला विकसित नहीं किया, कोई दुर्ग विकसित नहीं किया। और वहाँ दुर्ग विकसित करने का जो कार्य किया था, वो उदयन ने किया था। और अजातशत्रु ने चंपा के बाद जो दूसरा राज्य को हड़पा था, हुआ था वैशाली। वैशाली को इसने समाप्त कर दिया था, जिसके लिए उसने 16 वर्ष तक युद्ध लड़ा, और यह पाटलिपुत्र से ही उस युद्ध को लीड किया था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणतंत्र के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह वैशाली के, लिच्छवी के। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अभी अभी इसको मैंने बताया था ऊपर। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र का जो संस्थापक था, वह था उदयन, क्योंकि उदयन वो पहला शासक था जिसने वहाँ उदयन में दुर्ग बनाकर अपनी राजधानी बनाई थी। इससे पहले जो मगध की राजधानी थी, वो गिरिब्रज या राजगिरी थी, और उदयन के समय यह पाटलिपुत्र में चेंज हो गई। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? तो जब तक हर्यंक वंश जिंदा रहा, क्योंकि हर्यंक वंश का और अवंती के साथ, जो कि अवंती मालवा क्षेत्र में पड़ता था, तो अवंती के साथ बहुत मित्रवत संबंध था। एक बार चंड प्रद्योत
को पांडु रोग हो गया था, जिसको पीलिया कहते हैं हम लोग। तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था ताकि उनका इलाज किया जा सके। तो जब तक हर्यंक वंश था तब तक अवंती या मालवा पर किसी ने आधिपत्य नहीं किया था, लेकिन हर्यंक वंश की समाप्ति के बाद जो शिशुनाग वंश आता है, तो शिशुनाग वंश के पहले शासक ने ही, जिसका नाम नाग दशक था, उसने उसने अवंती को जीत करके मगध में मिला लिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशुनाग वंश के। इसने अवंती को जीत करके अवंती एवं वत्स दोनों को जीत लिया था। अवंती एवं वत्स दोनों को जीत करके मगध में मिला लिया था, मगध में मिला लिया। इस प्रकार अगर हम देखें तो इसको मगध माने हम लोग, मगध। तो चंपा को तो सबसे पहले इन लोगों ने हथियाया। फिर उसके बाद ऊपर जो था वैशाली को भी आधिपत्य कर लिया। नीचे जो मालवा में आपका पास अवंती एवं उसके ऊपर वत्स थे, इनको भी कब्जा कर लिया मगध ने। तो इस प्रकार मगध साम्राज्य जो था वो बहुत बड़ा बनता जा रहा था दिन ब दिन। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मगध का कौन सा सम्राट अपरशुराम के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है महापद्मनंद। महापद्मनंद अपने आप को क्षत्रियों का नाशक कहता था, क्षत्रियों का नाशक कहता था, और अपने आप को उसने परशुराम नाम की संज्ञा दी थी, क्योंकि परशुराम जी को भी ऐसा माना जाता है कि वो क्षत्रियों को वो 3 से 4 बार जो भी है पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया था, और इसी कारण इसने अपना नाम सर्व छत्रांतक भी रखा था, छत्रांतक भी रखा था। तो उसने अपरशुराम तो कहा, अपने आप को दिया ही था, सर्व छत्रांतक भी इसको कहा जाता था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभिलेखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाता है कलिंग में। तो कलिंग की जो खारवेल का अभिलेख है, जो कि महामेघ वंश या इसी को चेदी वंश भी कहते हैं, उसके अभिलेख जो कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, जो कि उड़ीसा में है। वहाँ के अभिलेख से पता चलता है कि जो नंद राजा है उसके आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। और वहीं से एक कहानी और पता चलती कि जो जो उड़ीसा था वो एक तरीके से महावीर स्वामी का उपासक था, और वहाँ से महावीर स्वामी की एक बहुत बड़ी मूर्ति ये उठा ले आए थे। और बाद में खारवेल से पूर्व जो राजा थे, जिनका नाम था महामोग नाम था, उन्होंने मगध को जीत करके वापस अपनी मूर्ति को ले गए थे। तो ये कहानी में प्राप्त होती है। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, इसी उदयगिरी खंडगिरी से हमें पहली बार पता चलता है कि भारतवर्ष नाम का पता चलता है। भारतवर्ष, इस क्षेत्र का नाम भारतवर्ष इसी क्षेत्र से पता चलता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक जो महापद्मनंद था। अगर नंद वंश के बारे में अगर हम बात करें तो नंद वंश में सबसे पहले महापद्मनंद था, महापद्मनंद। और जो अंतिम राजा था, महान राजा था, उसका नाम था धनानंद, जिसने कि कौटिल्य का अपमान किया था, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को ही हरा करके मगध का साम्राज्य अपने कब्जे में लिया था, और फिर वहाँ राजा बने थे और कौटिल्य उसके मंत्री बने थे। और धनानंद के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, और महापद्मनंद के समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम आप जानते थे कि उनका नाम था पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है, जो कि व्याकरण की पुस्तक है। वह महापद्मनंद के ही समकालीन थे। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हमारा आता है हर्यंक वंश, फिर हमारा आता है शिशुनाग वंश, फिर हमारा आता है नंद वंश,
नंद वंश। और इसी नंद वंश के समय हमें पता चलता है कि सिकंदर भी आक्रमण किया था, सिकंदर भी आक्रमण किया था। फिर आता है हमारा मौर्य वंश, मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद आता है हमारा शुंग वंश, शुंग वंश। फिर हम देखने को मिलता है कण्व वंश, कण्व वंश। और फिर आता है हमारा सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। यह हमारा एक तरीके से क्रम चलता है। तो अगर हम इनको कालानुक्रम बनाएं तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा हर्यंक वंश 4, फिर आ जाएगा आपका नंद वंश, किसी सुनाग तो दिया नहीं है तो नंद वंश, फिर हमारा आ जाएगा मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजगिरी के राजकीय चिकित्सक जीवक को जिस गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है उसका नाम था। अभी मैंने बताया कि जब बिंबिसार राजा बना था तो बिंबिसार का जो राजवैद्य था जीवक था, जिसको चंड प्रद्योत का इलाज करने के लिए इन्होंने अवंती भेजा था, जिस जब चंड प्रद्योत को पांडु रोग यानी पीलिया हो गया था। तो यह एक गणिका का पुत्र था, गणिका यानी वैश्या का पुत्र था, जिसका नाम था शालावती। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। तो मगध गिरिव्रज था, उसी को राजवरी कहते हैं, यह भी था। पाटलिपुत्र यह तो बाद में उदयन ने बनाया ही। तो कौशाम्बी जो था यह वत्स की राजधानी थी, वत्स की राजधानी। तो यहाँ का राजा जो था उदयन था, उदयन। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय प्रांत निम्नलिखित को 360 टैलेंट स्वर्ण वार्षिक कर के रूप में देता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फारस को। अगर फारस के वर्तमान स्वरूप की बात की जाए तो आज का समय का यह ईरान है, ईरान, जहाँ पर इस समय युद्ध चल रहा है। ट्रंप और खेमेनेई के बीच चल रहा था। खेमेनेई की तो हत्या हो गई, हत्या क्या हो गई, उनको मार गिराया गया युद्ध में। तो फारस की राजधानी थी, उसका नाम था पर्सीपोलिस, पर्सीपोलिस। और यहाँ का राजा था दारा प्रथम, दारा प्रथम, जिसे डेरियस भी कहा जाता है, डेरियस। इसने भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत पर अधिकार कर लिया था और जहाँ से इसको 360 टैलेंट स्वर्ण जो है वार्षिक कर के रूप में दिया जाता था। और यह जो है इसका 20वां साम्राज्य बन गया था, सॉरी इसका 20वां राज्य बन गया था, 20वां राज्य बन गया था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, अभी अभी हम लोगों ने देखा है, उसका नाम था डेरियस प्रथम यानी दारा प्रथम। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर पश्चिम पर निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का शासन था। तो हमने अभी भी देखा कि जब भारत में सिकंदर ने आक्रमण किया तो भारत में नंद वंश का शासक था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर भारत में कितने माह तक रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 माह तक। जब सिकंदर भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पर आक्रमण किया था तो वहाँ पे आम्भी के राजा तक्षशिला के राजा थे आम्भी। आम्भी इन्होंने बिना युद्ध लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। इनके साथ हिंदू कुश के राजा जो थे वो शशिगुप्त थे, शशिगुप्त, उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। और साथ में पुष्करावती व संजय ये दो अन्य राजा थे जिनको सिकंदर ने हराया था। लेकिन सिकंदर का युद्ध जो सबसे कठिन हुआ वह पोरस के साथ हुआ, पोरस के साथ हुआ, जिसका जो क्षेत्र था वह झेलम व चिनाब के मध्य था, चिनाब के मध्य स्थित था। और इसके बीच जो का युद्ध है वो झेलम का युद्ध या हाइडेस्फीस का युद्ध कहते हैं। हाइडेस्फीस का युद्ध कहा जाता है, जो कि बहुत भयानक युद्ध लड़ा गया था, जिसमें हालांकि पोरस हार गया था लेकिन उसने सिकंदर को नाको चने चबा दिए थे। और इसके पूर्व में जो था वह नंद वंश का शासन था। तो ब्यास नदी तक पहुंच करके सिकंदर के जो सैनिक है उन्होंने नंद वंश के डर से
व्यास नदी को पार करने से ही मना कर दिया था, जिस कारण से सिकंदर को अपनी सेना वहीं से वापस ले जानी पड़ी थी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अश्वक राज्य की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनानियों के। जो अशोक राज था यह उत्तर पश्चिम का एक राज्य था, उत्तर पश्चिम का एक राज्य था भारत का, जिसकी राजधानी जो थी वो मशग थी, मशग। जब सिकंदर ने यहाँ के पुरुषों की हत्या कर दी थी, पुरुषों को युद्ध में मार दिया था, युद्ध में मार दिया था, तो यहाँ की महिलाओं ने तलवार उठा लिए थे। तो याद रखिए कि अश्वक राज्य था, वहाँ की स्त्रियों ने यूनानियों के विरुद्ध हथियार उठाए थे। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डाइमेकस। जो डाइमेकस जो था यह मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्नलिखित कारण थे। कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, श्रेष्ठ सेना, देशद्रोही भारतीय शासक, महान प्रशासक। तो कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ऐसा नहीं था कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, लेकिन जो भारतीय क्षेत्र था ना वो छोटे छोटे भाग में बटा हुआ था, जैसे तक्षशिला, पोरस राज्य, अस्मक, ये छोटे छोटे गणराज्यों में बटा हुआ था। इसमें आपसी एकता का जरूर अभाव था, लेकिन एक केंद्रीय सत्ता के रूप में नंदवंश तो था ही, लेकिन वो बहुत विलासिता के जीवन जी रहे थे, जिस कारण से उसका ध्यान भी नहीं था। दूसरी बात है कि इसके पास श्रेष्ठ सेना, सिकंदर के पास श्रेष्ठ सेना थी, जिसमें उसने जब उसने पर्सी पोलिस को हराया था, यानी ईरान को जब हराया था, तो वहाँ के बहुत सारे बेहतरीन युद्ध लड़ने वाले सैनिकों को अपनी सेना में भी भर्ती कर दिया था। तीसरा, देशद्रोही भारतीय शासक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि राजा आम्भी जो था, और साथ में कई राजाएं थे जो तुरंत अपने आप को सरेंडर कर दी थी बिना युद्ध लड़े ही, तो यह भी एक कारण था। चौथा, महान प्रशासक। महान प्रशासक तो नहीं है, क्योंकि प्रशासन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को समय की आवश्यकता होती है। एक समय निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति महान प्रशासक था कि नहीं था। जैसे बाबर भारत में आया, वह जीता और मर गया, तो वह शासक तो अच्छा था लेकिन प्रशासक अच्छा नहीं था, जबकि मुगल साम्राज्य की वास्तविक स्थापना जो है वह अकबर ने ही की थी। तो इसी प्रकार चौथा तो गलत हो जाता है, लेकिन बाकी तीन सही हो जाते हैं। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोरस। अभी अभी इसकी कहानी मैंने ऊपर बताई। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह कथन से संबंधित प्रश्न है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ, तो यह तो गलत है, क्योंकि वह किसी से पराजित नहीं हुआ था। उसके सैनिकों ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, जिस कारण से उसे विवश होकर के उनके फैसलों को मानना पड़ा। लेकिन वो क्या, वो 325 ईस्वी में भारत में छोड़ दिया था, तो यहाँ भी यह बिल्कुल कथन सही हो जाता है। तो इसका हमारा ए सही हो जाएगा, लेकिन आर गलत हो जाता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध इस नदी के तट पर हुआ था। तो अभी अभी बताया कि झेलम नदी, या इसे हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार हमारा मगध एवं महाजनपद, साथ ही विदेशी आक्रमण, प्रारंभिक विदेशी आक्रमण जो है वह समाप्त हो गया। अब हम अगले क्लास में मौर्यकालीन शासकों के ऊपर क्लास लेकर आएंगे। मौर्यकालीन शासकों के ऊपर क्लास लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, नमस्कार। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।